आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यश मलिक। काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम सीवी रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। आप कभी भी बाहर वर्क वीज़ा के लिए कहीं पर भी अप्लाई करते हैं, इंडिया से बाहर किसी भी देश के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपके पासपोर्ट से पहले वो होता है आपका रिज्यूमे, यानी आपका बायोडाटा, जिसे करिकुलम विताई भी बोलते हैं। तो रिज्यूमे इसलिए इतना इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एक तरह से वो आपका वर्चुअल प्रेजेंटेशन होता है उस वैकेंसी, उस कंपनी के लिए। तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो हम लोगों ने बनाई है जिसमें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके सीवी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं कि हम माल्टा में जॉब लगाना चाहते हैं, पोलैंड में चाहते हैं, कनाडा में चाहते हैं, यूके में चाहते हैं, और लेकिन हमें ये नहीं पता कि अच्छे से हम रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले ये समझिए कि कोई एक फॉर्मेट नहीं है रिज्यूमे का। मैं अगर आपको ये बोलूँ जी यही फॉर्मेट है, इसी को फॉलो करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हजारों लाखों फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं, लेकिन रिज्यूमे आपका कॉम्प्रिहेंसिवली बना हुआ होना चाहिए। उसमें नॉनसेंस स्टोरीज नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोगों ने नोटिस किया है कुछ रिज्यूमे में अननेसेसरी डिटेल्स को जानबूझ के इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए डाला जाता है। अननेसेसरी डिटेल जैसे 5th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, स्कूलिंग के टाइम में कोई सर्टिफिकेट मिला होगा हैंड राइटिंग के लिए, तो उसको अननेसेसरी उसमें पुट ऑन किया हुआ है। या कोई किसी क्लास के मॉनिटर रहे होंगे तो उनको कोई उसके लिए सर्टिफिकेट मिला होगा, उसको अननेसेसरी पुट ऑन किया हुआ है। आप उसमें सिर्फ वही चीजें लिखें जो आपके लिए रेलेवेंट है, या कोई ऐसी सर्टेन वैकेंसीज हो जिसमें इसकी खास रिक्वायरमेंट हो, तो अलग बात है। अदरवाइज एक रेगुलर सीवी में इसको डालना आपकी सीवी को अननेसेसरी बना देता है। तो सबसे पहले तो ये चीज का आप ध्यान रखें कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो। हमारे जो इंडिया में रिज्यूमे बनते हैं, सीवी बनते हैं, वो वही घिसा पिटा 90s का फॉर्मेट चलता हुआ आ रहा है जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग ही ऑब्जेक्टिव से होती है। जी ऑब्जेक्टिव, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें क्या लिख देते हैं, टू बी द हैंड ऑफ द कंपनी, या टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी, टू अचीव द सक्सेस थ्रू माई एबिलिटीज, और ये वो अटरम शटरम। आप ठीक है, आप ये चीजें बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन यही चीजें आपसे पहले लाखों लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो क्या आपका रिज्यूमे कुछ अलग बना? नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, राइट। तो कोई इंप्रेशन क्रिएट हुआ? नहीं क्रिएट हुआ। इनफैक्ट आपकी अगर बहुत अच्छी क्वालिटीज भी होंगी और बहुत अच्छी आपने एजुकेशन भी करी होगी, बहुत अच्छी की जगह आपने काम भी किया होगा, तब भी इंप्रेशन आपका नहीं क्रिएट हो पाएगा अगर इस तरीके से स्टार्टिंग की जाए। तो अब क्वेश्चन आता है, तो स्टार्टिंग कैसे की जाए? ऑब्जेक्टिव की जगह आप वहां पे इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन या अबाउट मी, कुछ भी, और उसे आप रखिए 3 से 4 लाइनों में क्लोज। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, मान लीजिए कोई शेफ है, उन्होंने चाइनीज शेफ हो सकते हैं, वो इटालियन हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं, व्हाटएवर, कोई भी शेफ है वो, और उनका पूरा करियर जो है वो ऐसे ही गया है। ही हैज बीन शेफ एट वेरियस रेस्टोरेंट। तो वो ऐसे उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, a highly experienced chef who has experience and expertise in various cuisines all over the world। इस तरीके से वो अपना 2 लाइन का या 3 लाइन का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई इंजीनियर रहे हैं, आईटी में रहे हैं, मैकेनिकल में रहे हैं, सिविल में रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, 2 लाइन का दीजिए, जिससे एटलीस्ट जो रिज्यूमे पढ़ रहा है उसको सबसे पहले पता चल जाए कि वो किसका रिज्यूमे पढ़ने वाला है और उस इंसान के पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो इससे, जैसे उन्होंने लिखा हाईली एक्सपीरियंस्ड शेफ, राइट, या वो लिख सकते हैं हाईली एक्सपीरियंस्ड इटालियन शेफ। तो इन 4 वर्ड से क्लियर हो गया। हाईली एक्सपीरियंस है मतलब उन्होंने कई जगह जॉब की और कई साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी लिखा है। दूसरा शेफ लिखा है, इसका मतलब वो शेफ है, यहाँ पे क्लियर हो जाता। थर्ड, उन्होंने क्विज़ाइन ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इटालियन, यानी इटालियन फूड में उनकी एक्सपर्टीज है। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा या जिसने भी आपका रिज्यूमे रिसीव किया होगा या आपने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, जो भी पढ़ रहा होगा, उसके ऊपर बिल्कुल वहां पे निशाने पे तीर लगता है और उसको ये बात समझ में आती है कि जैसा बंदा हमें चाहिए था, स्टार्टिंग एटलीस्ट वही हो गई है। बाकी रिज्यूमे पढ़ते हैं, देखते हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है। एक तरह की इस तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए बायोडाटा का एक पहला पेज है, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिज्यूमे, यहाँ रिज्यूमे की जगह आ जाएगा नेम। जो भी पर्सन है उनका यहाँ पे नाम आ जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं अमित कुमार, तो यहाँ पर आ जाएगा अमित कुमार, राइट। और यहाँ पे उनका इंट्रो हो जाएगा। ये छोटा सा बॉक्स जो लग रहा है ये मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है फोटोग्राफ के लिए। उनकी कोई भी लेटेस्ट फोटोग्राफ जो बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो, जिन्होंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाई शाई वाली और कोट ब्लेजर वाली और बाल चिपके हुए हो, क्लीन शेव हो, ऐसी ही फोटो चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसी भी फोटो नहीं चाहिए जिसमें उनकी फंकी हेयर स्टाइल और इधर उधर, मतलब समझ रहा है मेरी बात को, जिसमें हाइजीन ना हो। तो थोड़ा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस फोटोग्राफ हो, हल्की सी स्माइल रखें, बिल्कुल भूत वाला चेहरा ना बनाएं,
हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमियां हमारे अंदर ये है कि हम फोटो बनाते दिखाते हैं जो बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, अननेसेसरी इतना डर के ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आपके सामने दो लोग आते हैं, एक बिल्कुल सीरियस चेहरे वाला और एकदम स्माइल करते हुए आपको ग्रीट करता है, और एक सीरियस चेहरे के साथ ग्रीट करता है, तो आप स्माइल करने वाले के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होंगे, राइट। तो इसलिए हल्की सी स्माइल रखना ये आपकी हेल्प ही करेगा। आप यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ पे इंट्रो लिख देते हैं, और यहाँ पे आप अपनी फोटोग्राफ लिखा देते हैं। यहाँ पे आपका 50% काम हो जाता है, सीरियसली 50% हो जाता है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने कहा फॉर्मेट्स बहुत होते हैं, हो सकता है नाम कहीं पर इधर हो, इंट्रो ऊपर हो, फोटोग्राफ इधर हो, वो सब चलता है, इट्स ओके। फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, कंटेंट जो होता है वो आपके रिज्यूमे को चार चांद लगाता है, फॉर्मेट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेकंड जो है, सबसे पहला अपना स्टार्टिंग हमेशा कीजिए एक्सपीरियंस से, अपनी प्रोफेशनल डिटेल से। तो यहाँ पे आप एक कॉलम बता सकते हैं माय प्रोफेशनल डिटेल्स या माय प्रोफेशनल हिस्ट्री। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं प्रोफेशनल हिस्ट्री, कुछ करते हैं प्रोफेशनल डिटेल्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने इंट्रो का, यहाँ पर आप अबाउट मी भी लिख सकते हैं, मैच होना चाहिए आपके कंटेंट से। यहाँ पे सबसे पहले आपका वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ होना चाहिए जो आप अभी जहां पर इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आपने जॉब छोड़ दी हो, तो आपने जब से लेके जब तक काम किया है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने हो सकता है वहां पे काम किया हो 2019 मार्च से लेके 2020 सितंबर तक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्कड विद एबीसी एंटरप्राइजेस एज एन इटालियन शेफ, एज अ सीनियर इटालियन शेफ, व्हाटएवर जो भी आपकी डेजिग्नेशन रही होगी, वर्कड विद एबीसी रेस्टोरेंट या एबीसी एंटरप्राइजेस फ्रॉम मार्च 2019 टू सितंबर 2020, ऐसे करके इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल लिख देंगे, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। सेकेंडली, इसमें साथ साथ ही जिस कंपनी का आपने काम किया हो, देखिए अब इंटरनेशनल रिज्यूमे क्यों जरूरी है अब आपको समझ में आएगा। जिस भी कंपनी में आपने काम किया हो उस कंपनी की वेबसाइट मेंशन कीजिए, जैसे www.abcenterprises.com, ये हमने एग्जांपल के रूप में लिया है, राइट। आपने ये चीज मेंशन कर दी कि मैं इटालियन शेफ हूं और मैंने एबीसी एंटरप्राइजेस में काम किया है इस डेट से इस डेट तक, और ये उसकी वेबसाइट है। सिमिलरली इससे पहले जब आपने काम किया होगा तो अकॉर्डिंगली उसी सीक्वेंस में यहाँ पे इनके एक्सपीरियंस मेंशन हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली जहां जहां उन्होंने काम किया है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप वहां पे डेट्स को बोल्ड में लिखेंगे, कंपनी के नाम को बोल्ड में लिखेंगे, अपनी डेजिग्नेशन को बोल्ड और अंडरलाइन करेंगे, और उनकी वेबसाइट को मेंशन करेंगे। ये चार चीजें आप डेफिनेटली करेंगे हर एक्सपीरियंस वाले कॉलम में, ऑलराइट। ये भूलिएगा नहीं, इसी को ही आपका रिज्यूमे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पे चला जाएगा। ये लिखने के बाद, ये पॉइंट क्लियर होने के बाद, जब आपने सारे एक्सपीरियंसेस लिख दिए अपने और वहां पे जो भी डेजिग्नेशन आपने लिख दी है, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे अपना प्रोफेशनल की बात, एजुकेशनल डिटेल्स अपनी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस जिसमें काफी इलैबोरेशन की जरूरत होती है। हो सकता है कि आप किसी बहुत ही सीनियर मोस्ट पोजीशन पे अप्लाई करने वाले हो, उस केस में सिर्फ एक लाइन वाले एक्सपीरियंस से काम नहीं बनेगा। उस वक्त आपको अपना जो भी आपकी प्रोफाइल थी उस कंपनी में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी ड्यूटीज को भी एक लाइन में एडिशनली मेंशन करना होगा। एक से दो लाइन में, उसको पैराग्राफ में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। ऐसे मेंशन करने के बाद सीनियर मोस्ट पोजीशंस में जब होते हैं आप, तो उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स पे आते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स में भी आपको बहुत ज्यादा इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं है। मोर देन 50% जो वैकेंसीज और जो प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री पे ही हायर किए जाते हैं। उसका ज़रूरी नहीं है कि उनको एजुकेशनल हिस्ट्री के ऊपर ही उनको रेलेवेंस मिले, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप माय करियर भी लिख सकते हैं, एक जस्ट अ पॉइंट। सेकेंडली, जैसे एजुकेशन पे हम लोग आते हैं, वहाँ पे आपने लिखा कि आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया, मास्टर्स यहाँ से किया, एमफिल यहाँ से किया, जहाँ से भी आपने किया वही वाला काम यहाँ पर भी करना है जो हमने ऊपर एक्सपीरियंस में किया था। यहाँ पर आप कहीं से भी, जिस भी कॉलेज से, स्कूल से आपने जो भी डिग्री ली है, उसी कॉलेज उसी स्कूल की आपको वेबसाइट के लिंक वहां पे देने होंगे। जिस ईयर से जिस ईयर तक आपने वहां पे पढ़ाई की थी उनको बोल्ड करेंगे, जो भी आपकी स्ट्रीम थी वहां पे उसको बोल्ड एंड अंडरलाइन करेंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा, जैसे हमने एक्सपीरियंस में किया था, सिमिलरली हम एजुकेशन में भी वही करेंगे। एजुकेशन में भी आपने जो सबसे लेटेस्ट डिग्री आपकी है आपने उसको मेंशन करना है, उससे पहले जो किया था वो मेंशन करना है। डिग्रीज का कॉलम अलग बनेगा, डिप्लोमास का कॉलम अलग बनेगा। अगर आपने साइड बाय साइड डिप्लोमास भी किए हुए हैं, जैसे हो सकता है कि आपने डिग्री फिर डिप्लोमा किया फिर डिग्री की, उनको आप मिक्सअप ना करके एजुकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले वाला कॉलम बना लीजिए अपना डिग्रीज का, जस्ट उसके नीचे कॉलम बना लीजिए डिप्लोमास का। जैसे डिग्रीज को आपने लिखा कि सबसे लेटेस्ट वाली ऊपर है, ऐसे ही अपने डिप्लोमास को आप लिखेंगे सबसे लेटेस्ट वाले ऊपर होंगे, फिर अकॉर्डिंगली नीचे आते रहेंगे। लास्ट कॉलम जो इसके बाद आ जाता है, मेरे अकॉर्डिंग वो लास्ट कॉलम ही होता है जिसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल्स बताते हैं।
यानी स्टार्टिंग करेंगे अपनी हॉबी से, अपनी फैमिली से, अपने मैरिटल स्टेटस से, आपके किड्स है तो उनके बारे में, भाई बहन है तो उनके बारे में, छोटा छोटा इंट्रो, अपने पेरेंट्स के बारे में छोटा इंट्रो, और यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स लिखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रिज्यूमे अपना अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका पासपोर्ट पे नेम क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है पासपोर्ट की, कहाँ पर वो बना था, उसकी वैलिडिटी कब से लेके कब तक है, ये चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। पासपोर्ट की इन सारी डिटेल्स को लिखने के बाद अब आपने लिखना है आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है। अब आप हैरानी में आ रहे होंगे कि भाई इसकी क्या जरूरत है, मैंने तो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। देखिए, ये ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपने कुछ भी किया हो, चाहे हो सकता है आपने थाईलैंड का छोटा सा टूर किया हो, आप श्रीलंका दुबई गए हो, या हो सकता है आपने यूरोप के ट्रिप्स किए हो सकता है आप यूके कनाडा गए हो, कहीं पर भी गए हो, इसको मेंशन करना आपकी प्रोफाइल को और अच्छा ही बनाएगा। ये मेरा आपको एश्योरेंस है, आप इसको करके देखें। अगर कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इट्स ओके। इसमें ऐसा नहीं कि मेरे को बाहर जॉब लेनी है तो ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, ऐसा नहीं है। जनरली देखिए माना ये जाता है कि बाहर अगर देखिए उनके वर्क कल्चर को समझने की कोशिश कीजिए आप, चाहे वो यूरोपियंस हो, चाहे जापानीज हो, चाहे अमेरिकन्स हो, वो जब भी अपने काम करते हैं वो साल में 1-2 ट्रिप डेफिनेटली करते ही करते हैं। और वो इसलिए वो ट्रिप करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी इतनी अच्छी होती है कि वो अफोर्ड कर पाते हैं। सिमिलरली अगर कोई सीनियर पोजीशन पे वहाँ पे अप्लाई कर रहा है यूरोप में, यूके में, कनाडा में, और वो दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे एज अ सीनियर काफ़ी साल काम किया है, तो डेफिनेटली उनकी इतनी सैलरी तो रही होगी कि वो अपना अच्छे से सारा ट्रैवल जो है वो कर चुके होंगे। एटलीस्ट बहुत जगह नहीं तो कुछ तो उन्होंने ट्रैवल किया होगा। तो इसलिए ये डिटेल्स सारी की सारी आपके काम ही आएंगी, चाहे पासपोर्ट की डिटेल्स हो या जो भी हो। आपके ब्रदर हो सकता है, देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने, हो सकता है कि आपकी सिस्टर हो और आप नहीं लिखना चाहते हो कि भाई मेरी सिस्टर क्या कर रही है, कहाँ गई हुई है, या मेरे ब्रदर क्या कर रहे हैं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके ब्रदर भी किसी बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं, आपके फादर कोई बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर्ड हैं, उसको लिखना एक बहुत अच्छा एडवांटेज क्रिएट करता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग इंप्रेशंस, क्योंकि वर्क वीज़ा की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता। उसमें सबसे पहले आपका रिज्यूमे चेक किया जाता है, अच्छे से देखा जाता है, सारी चीज़ें समझी जाती हैं, और जब वो उनको सब कुछ अप टू द मार्क लगता है तो ही वो आपको हायर करते हैं, अदरवाइज वो आपको हायर नहीं करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना बहुत अच्छे से रिज्यूमे बना पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इस रिज्यूमे प्रिपरेशन वगैरह या कवरिंग लेटर के ऊपर भी हम फ्यूचर में एक वीडियो अपलोड करेंगे, इनके लिए अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। फिर जल्द मिलेंगे, बाय बाय।